नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी प्रथम भाव के विषय में। प्रथम भाव में हम लोग प्रथम से लेकर सप्तम भाव तक चले थे और हम लोग ने ये जानने की कोशिश की कि कैसे प्रथम भाव को दूसरे अन्य भावों से अगर हम एनालाइज करने की, कंपेयर करने की कोशिश करें तो कितनी चीज़ें हमको सिर्फ प्रथम भाव के माध्यम से ही रिवील हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि प्रथम भाव में हमारे क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठे हैं, यानी लग्न में पापी ग्रह बैठे हैं, तो कई बार हम लोग को एस्ट्रोलॉजर्स डरा देते हैं कि आपका जीवन बहुत संघर्षमय होगा, लेकिन वही क्रूर ग्रह बैठे हुए हमारे लिए कई बार बहुत लाभदायक हो जाते हैं ज़िंदगी के और पक्षों में। मान लीजिए अगर हमारा छठे भाव से अगर हम देखें, अगर उस पर क्रूर ग्रह लग्न भाव पर पड़ा हुआ है तो यानी हमारे शत्रु हमारे सामने नहीं टिकेंगे। आई विल ऑलवेज बी एबल टू डिफीट माई राइवल्स, माई कॉम्पिटिटर्स, माई एनिमीज़। तो ये कितनी अच्छी बात है। यानी कोई भी ग्रह की जो स्थिति हमारे कुंडली में होती है वो यूं ही नहीं होती है, सबकी एक वजह होती है। मैं इसलिए ये सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ कि हमको ये एहसास हो जाए कि कोई भी ग्रह किसी भाव में पड़ा है उसके पीछे ईश्वर ने कोई वजह दी है। ऐसे ही वो ग्रह नहीं पड़ा। हो सकता है आपको एक पक्ष में हानि हो तो दूसरे पक्ष में बहुत लाभ हो। चलिए पिछली वाली कुंडली को फिर हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, या कोई बात आपको मेरी अनर्गल्स लगी हो, ठीक ना लगी हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एक बात कहना ज़रूर यहाँ पर है कि मेरी जो भी सलाह है वो पूरी तरह निःशुल्क है। मैं कोई भी पैसे चार्ज नहीं करता हूँ जनपत्री देखने के लिए। तो आप निसंकोच मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए कुंडली देखते हैं। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने सप्तम भाव तक एनालाइज करने की कोशिश की थी। अब देखिए, अष्टम भाव से जो लग्न होता है वो छठा भाव होता है, यानी 6 घर की दूरी पर हमारा लग्न होता है। तो अष्टम भाव क्या होता है? समाधि का होता है, ऑकल्ट साइंस का होता है, रिसर्च का होता है, फोकस का होता है, और क्या होता है? कंसंट्रेशन का होता है, एकाग्रता का भाव होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो अष्टम भाव हैं वहाँ पर शनि बैठे हैं, जो कि एकाग्रता, कंसंट्रेशन, रिसर्च का मुख्य कारक ग्रह माना गया है। ठीक है, और उस पर वो भी उच्च का होकर बैठा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम छठे भाव को देखने की कोशिश करें तो ऐसा व्यक्ति अगर रिसर्च की ओर उन्मुख हो जाएगा तो कमाल कर देगा। अगर वो कोई प्रोजेक्ट को लेकर बैठ जाए तो उसमें पूरी तरह से डूब जाएगा, और जब तक वह उस चीज़ से बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि वो उस प्रोजेक्ट में पूर्ण सफलता न प्राप्त कर ले। ठीक है, दूसरी चीज़ और देखिए कि सिर्फ ऑकल्ट साइंस के लिए भी बहुत काम करता है। अगर मान लीजिए अष्टम भाव पे, मान लीजिए लग्न में अगर केतु बैठ जाता तो लग्न से वो क्या हो जाता? छठे भाव का में केतु पड़ जाता। अरे, अष्टम भाव से वो छठे भाव में केतु हो जाता तो वो क्या 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 दे देता हमको? कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा देता। हमारी प्रतिस्पर्धा करने की हमारी जो ताकत है उसमें कई गुना वो हमारी इजाफा कर देता। ठीक है, अब हम देखें, अगर नवम भाव को देखें तो नवम से पंचम भाव है। ये नवम भाव क्या होता है? पिता का होता है, गुरु का होता है। और चूँकि लग्न पर यहाँ पर गुरु स्वयं नवम भाव में बैठकर लग्न को देख रहे हैं और लग्न काफ़ी बली हो चुका है, तो लग्न के काफ़ी बली और शुभ हो गया है। यानी इनके जो गुरु होंगे, जो इनके टीचर होंगे वो बहुत शुभ होंगे और इनकी काफ़ी मदद करेंगे, और साथ ही साथ वो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे। इसको देखकर इनके पिता भी जो होंगे वो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, इसको देखकर बताया जा सकता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर मंगल देव की भी दृष्टि पड़ रही है और सूर्य देव की भी सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस में हो सकता है कमी दिखाई दे। खासकर पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी सी कमी दिखाई दे। अन्यथा जो इनके टीचर्स होंगे वो बड़े मेधावी होंगे, बड़े जानकार होंगे। अब देखिए, अब हम चलते हैं दशम भाव से। दशम भाव से ये चतुर्थ है, यानी आपको अपने बिजनेस में कितना सुख मिलेगा और या आपकी नौकरी में आपको कितना सुख मिलेगा। चूँकि यहाँ केतु बैठे हैं, केतु देव बैठे हैं और उस पर शनि देव की दृष्टि है, तो स्पष्ट है कि आपको अपने बिजनेस में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपनी जॉब में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। ये कुंडली ये बताती है कि सेनापति जी को अपने जॉब में, अपनी बिजनेस में
जो भी करते हों उनमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और वहाँ पर राहु देव बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में और शुक्र देख रहे हैं। शुक्र यहाँ पर शुभ है, शुक्र यहाँ शुभ होता है, एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ पे वो फंक्शनल मैलेफिक है। इस कुंडली के लिए वो मैलेफिक है, इस कुंडली के लिए वो शुभ नहीं है, क्योंकि वह तृतीयेश है, त्रिषडाय का स्वामी है और अष्टमेश है। तो और वो उस पर सीधी दृष्टि दशम भाव पर डाल रहा है, यानी निश्चित रूप से इसको देखकर ये कहा जा सकता है कि इनको काफ़ी जो सुख है वो इतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए व्यापार में या इनकी नौकरी पर। ठीक है, 11th हाउस से देखिए तो ये तीसरा भाव है, यानी इनके जो बड़े भाई बहन हैं उनका ये पराक्रम का भाव है। ठीक है, उनका पराक्रम कौन हुआ? लग्न हुआ, और लग्न में क्या है? शुभ ग्रह बैठे। ये कहा जाता है कि 3rd हाउस में अगर अशुभ ग्रह बैठें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठें, पापी ग्रह बैठें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इससे आदमी बहुत मेहनती होता है, तो इनके बड़े भाई जो हैं वो बहुत मेहनती नहीं होंगे, या कहने का मतलब जितनी उनको मेहनत करनी चाहिए वो उतना पराक्रमी नहीं, उतने साहसी नहीं होंगे जितना कि होना चाहिए। इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम 12th हाउस देखें तो 12th हाउस से ये 2nd हाउस हुआ, 12th हाउस से ही ये 2nd हाउस हुआ, यानी जो इनका व्यय होगा वो किस भाव में होगा, किस काम में ये अपना व्यय करेंगे। तो चूँकि बृहस्पति देव देख रहे हैं लग्न को, निश्चित रूप से जो व्यय करेंगे वो दान पुण्य में करेंगे, खराब कामों में वो अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। ये इस बात को इंगित करता है। और ये रात में जो नींद लेंगे वो बहुत सुखपूर्वक ये सोएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज जानने की कोशिश की कि एक कुंडली के माध्यम से, प्रथम भाव के माध्यम से कितने सारे भाव को हम एनालाइज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू एनालाइज अदर हाउसेज थ्रू एनालाइजिंग वन हाउस, जस्ट थ्रू ऑब्जर्विंग वन हाउस। ठीक है, तो आज हमने जानने की कोशिश की। हम लोग फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।